अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक। मैं हूं आपकी मेज़बान अफशा मलिक। नाज़रीन, जो आज की हमारी शख्सियत है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। क्रिकेट की दुनिया का चमकता हुआ ऐसा सितारा जिसको लोग बूम बूम आफरीदी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने बहुत शोहरत की बुलंदियों को छुआ, ना सिर्फ क्रिकेट में रहते हुए बल्कि टीवी स्क्रीन पे भी रहते हुए, और हर जगह मोहब्बतें बांटी, चाहतें बांटी, और इतनी शोहरत के बावजूद उन्होंने अपनी कौम के लिए वो खिदमत भी अंजाम दी जो बहुत कम लोग देते हैं। उन्होंने एक हॉस्पिटल भी बनाया, सोशल वर्क भी किया और अभी भी कर रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी आज की हमारी मेहमान शख्सियत हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक मैं ठीक हूँ शायद। बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और बहुत अरसे के बाद। नहीं, शुक्रिया, आपने वक्त लिया हमसे। शायद खैबर एजेंसी से ताल्लुक? जी, कराची में पैदा हुए? नहीं, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम तेरा से हूँ। अच्छा, तेरा वैली जो मशहूर है, और पैदा पेशावर में ही हूँ। पेशावर में? तो कराची से कैसे? कराची पले बड़े वाले साहब चले गए थे 72 में। वाले साहब ने जब अपने आप को सही वहां पे सेट किया, उसके बाद फिर 82 में फिर हम चले गए थे, वहां पे कराची शिफ्ट हो गए थे। हालात की वजह से भी वाले साहब खुद भी चाहते थे कि बच्चे जरा शहर के माहौल में, एजुकेशन वगैरह का बड़ा फर्क पड़ता था, तो उस वजह से फिर हम हिजरत कर गए। अच्छा, शायद आप बहन भाइयों में कौन से नंबर पे थे? मैं बिल्कुल बीच में हूँ। अच्छा। हम लोग माशाल्लाह 6 भाई 5 बहन है, तो मैं बिल्कुल मिडिल में। तो कैसे बचपन से शौक था क्रिकेट का, या कोई और भी खेलता था क्रिकेट? किस तरह से क्रिकेट की तरफ आए? क्रिकेट का रुझान मेरे ख्याल में उस वक्त क्या था, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, हमारे उस वक्त जब जिसमें सारों में चैंपियन थे हम लोग, तो एक इमरान भाई को टीवी पे देख के अच्छा लगता था। उनकी क्रिकेट की जो पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप थी क्रिकेट की हद तक, आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी थी कि एक हमारे लिए रोल मॉडल थे। हम अभी शुरू ही कर रहे थे क्रिकेट, और स्कूल से क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज था। क्रिकेट स्कूल के अंदर इतनी होती थी कि अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पे अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। वाले साहब ने बड़ी कोशिश की कि इसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाया जाए, लेकिन वाले साहब ये ना कर पाए। आपके बड़े भाई क्रिकेट खेलते? सारे क्रिकेट खेलते थे, वो बड़े भाई क्रिकेट खेलते थे। बेसिकली हमारा जो ताल्लुक है फैमिली का, वो या तो आर्मी की तरफ या बिजनेस की तरफ है। लेकिन जैसे बड़े भाई ने क्रिकेट शुरू की, बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी फैमिली की, स्पेशली वाले साहब की, और जब मैंने शुरू की तो बिल्कुल भी नहीं थी। बड़ी मारे खाई हैं क्रिकेट खेलने के लिए, और लेकिन ये था कि एक पैशन था। सोते जागते खाते पीते सिर्फ क्रिकेटर बनने का शौक था। और आई थिंक एक बचपन में जब छोटे होते हैं तो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं आप, तो मैं शुरू से बड़े ख्वाब देखा करता था कि मैंने पाकिस्तान से खेलना है, और ठीक है इमरान खान का अगर इतना नाम है तो मेरा नाम क्यों नहीं हो सकता। तो उन चीज़ों ने मुझे बड़ा मोटिवेट, मेरे ख्वाबों ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। हर दिन जब भी जाते थे प्रैक्टिस पे या स्कूल से छुट्टी करके भाग के जब चले जाते थे, तो वो क्रिकेट का एक जुनून, वो शौक इतना ज्यादा था कि वो निकल नहीं पा रहा था। बड़ी मारे भी खाई, फिर भी नहीं निकल पा रहा था। बचपन में शरारती थे ये शरीफ बच्चे थे? माशाल्लाह बहुत शरारती था। कोई ऐसी शरारत जो बड़ी याद होगी, जिसपे बड़ी आपकी क्लास हुई हो, मार भी पड़ी हो? होती थी क्रिकेट की वजह से, लेकिन ये था कि ज्यादा पड़ोसियों के गली में खेल के, मोहल्ले में खेल के लोगों के शीशे तोड़ देना। फिर अब्बू ऑफिस से आते थे, फिर शिकायतें आती थी, तो फिर आप समझ जाए। वालिद साहब आपके बड़े सख्त तबीयत के मालिक थे, मजहबी शख्सियत थे, बड़ा नाम था उनका। तो उसमें आप जब आगे बढ़े क्रिकेट में, तो उनका कैसा रिस्पांस था जब देखते थे कि शाहिद का नाम जो है वो बहुत मशहूर हो रहा है, लोग मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, कौम का नाम भी रोशन हो रहा है? मुझे थोड़ा सा फायदा इस चीज का हुआ, जिस मोहल्ले में मैं रहता था वहाँ ज्यादातर हारून रशीद बरादरान, उनकी फैमिली गुलशन इकबाल में, फेडरल एरिया में मैंने क्रिकेट शुरू की, तो वहाँ पे क्रिकेटर्स रहते थे, तो जिनकी वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिली। मेरे वालिद साहब को आके बताते थे कि ये टैलेंटेड है, आप इसको क्रिकेट की तरफ जाने दें। वालिद साहब टोटली अगेंस्ट, वो कहते थे चले जाते हो, और शाम को जब घर वापस आते हो काला चेहरा रहेगी, घर वापस आ जाते हो, ना काम के ना काज के। वो चाहते थे, वो स्टडीज पे बहुत ज्यादा फोकस कराते थे। वो कहते हैं कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। तालीम ऐसी चीज है जो आपको कहीं पे भी, अगर खुदा ना खास्ता आप किसी काम की भी नहीं रहे, तो एटलीस्ट कुर्सी पे बैठ के एक मेडिसिन के नाम तो लिख सकते हो। तो उस वजह से स्टडीज को बहुत ज्यादा कहते थे। मेरे 2 ही शौक थे, मैंने क्रिकेट में चांस लेना था, अगर क्रिकेट की तरफ नहीं जाता फिर मेरा आर्मी का बहुत ज्यादा था। तो शायद जब आप आए क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो जो सबसे पहला चांस था मैच खेलने का, वो कैसे मिला था? वो किस तरह से आए? मैं वेस्ट इंडीज गया हुआ था पाकिस्तान अंडर 19 के साथ। तो कीनिया में मुश्ताक अहमद टूर था हमारा, मुशी भाई वो इंजर्ड हो गए थे, तो मैंने वहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अंडर 19 में, तो उन्होंने वहीं से मुझे बुलाया। तो उनकी सुबह सुबह कोच की कॉल आई कि इस तरह तुम्हारा पाकिस्तान टीम के लिए नाम आ गया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन मेरे पाँव से निकल गई
कि मेरा पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है आप दिन रात एक चीज के बारे में सोचते हो और वो ख्वाब आपको वो एकदम मिल जाए। अब मैं परेशान। अब आप यकीन करें कि मैं गयाना में था, गयाना से मैंने फ्लाइट ली अकेला, पहली दफा वेस्ट इंडीज गए हुए थे, तो अकेला मैं फ्लाइट ली। मैंने गयाना से बारबाडोस, बारबाडोस से जमैका, जमैका से इंग्लैंड, इंग्लैंड से दुबई, दुबई से कराची पहुंचा मैं। और मैं, आप यकीन करें, इस पूरी फ्लाइट में मैं बिल्कुल नहीं सोया। मैं जब कराची लैंड किया 1 घंटे बाद मेरी फ्लाइट थी कीनिया के लिए। तो बिल्कुल सोच ख्वाब सब कुछ चल रहा था मेरे जहन में, क्या होगा इतने बड़े बड़े स्टार्स के बीच में, मैं किस तरह सरवाइव करूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ने रास्ते बनाने होते हैं और अल्लाह ने जब इंसान किसी को इज्जत देनी होती है तो चीज़ें खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाती हैं। जब कीनिया गया, आपने जब मैच खेला और उस वक्त जो आपने परफॉर्मेंस थी 37 गेंदों पे आपने 100 रन बना डाले, तो कभी ऐसा सोचा था कि मैं इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा वो भी पहले मैच में? नहीं, खैर उस हवाले से तो बिल्कुल ख्वाब देखा ही नहीं था कि मैं कोई इतना बड़ा कुछ कर दूंगा। एज अ बॉलर गया था, लेकिन वसीम भाई वगैरह, विकी भाई ने जब बैटिंग देखी मेरी वहाँ पे नेट में, तो उन्होंने कहा कि इसको ऊपर चांस दिया जा सकता है। तो मैं खैर ये आपके प्रोग्राम में दोबारा बताना चाह रहा हूँ, लेकिन इसलिए कि बहुत दफ़ा बता चुका कि मैं इससे पहले मैंने ख्वाब देखा, मेरे साथ मेरा रूममेट था शादाब कबीर, तो मैंने जब ख्वाब देखा तो उसमें मैंने बताया कि यार मैंने तो बड़े छक्के मारे मुरलीधरन वगैरह, जयसूर्या को। तो उसने कहा अल्लाह करे, इस मैच से पहले, मैच से बिल्कुल 1 दिन पहले रात को। तो उसने कहा चलो अल्लाह करे ऐसे ही हो, तो बस वैसे ही हो गया। ये ख्वाब देखा किस वक्त था ये? अच्छा, मैं कौन सा पैर? मैं जब ख्वाब देखा ना तो उस वक्त जब मैं उठा तो मैं कोई 1 बजे उठा, 2 बजे, तो मैं गया। उस वक्त हल्की हल्की सी दाढ़ी भी थी, तो मैंने शेव वेव करके ब्रश करके अपने रूममेट को साथ उठाया। मैंने कहा चलो यार उठो मैच के लिए चलते हैं। कह रहे लाला क्या हो गया, अभी तो 1:30-2 बज रहे हैं, तुम उठ गए हो। मैंने कहा अच्छा। फिर सोया हूँ। फिर उसके बाद ख्वाब आया, तो फिर मैंने सुबह नाश्ते से पहले उसको सुनाया। इस परफॉर्मेंस के बाद क्या फीलिंग्स थी? अच्छा, हकीकत में एक तो एज भी कम थी, तो इतना ऐसा कुछ फील नहीं हो कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। जब मैं आउट होकर ड्रेसिंग रूम में आया, जब मैं पाकिस्तान पहुंचा, कराची लैंड किया, जिस तरह क्राउड लोग लेने आए हुए थे, वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कोई गलती करके आया। और मैच टीवी पे भी नहीं दिखाया जाता था ना, लोगों ने, हमें, मुझे भी याद है, बहुत छोटी उम्र थी जब लोगों ने ना वीडियो आपसे तो बहुत छोटी वीडियोस लेके ना, वो जो फिल्में होती थी, वो जो वीसीआर में, वीसीडी में चलती थी, उससे लोगों ने देखी थी। जैसे कि एक शोहरत मिली आपको, ये 95-96 का दौर था, तो उस वक्त कुछ ऐसे फैंस भी होंगे जिन्होंने आपको तंग ज्यादा किया होगा, स्पेशली लड़कियां, तो उनमें से कोई याद रह गया हो किसी ने बहुत ज्यादा आपको दीवानगी की हद तक तंग किया हो? फैंस, हमारी पहचानी फैंस की वजह से होती है, और आप यकीन करें ऐसे ऐसे लोग मिले, चाहे वो लड़के लड़की हों, ऐसे ऐसे इतने क्रेजी फैंस मिले कि जिसका मैंने अंदाजा भी नहीं किया था कि किसी के पीछे इतने पागल होना। इसलिए कि हमने इमरान भाई के बारे में बहुत सुना था सारा कुछ, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के मिले, बहुत प्यार करने वाले, हद से ज्यादा प्यार करने वाले लोग आपको मिलते हैं। आप यकीन करें कि उस वक्त के लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, अभी तक वो लोग हैं जो कभी कभार मैसेज कर देते हैं तो रिप्लाई कर लेते हैं, इसलिए काफी अरसे से पुराने दोस्त हैं। हाँ, तो करना पड़ जाता है और मिलते हैं, बिल्कुल हमारी पहचान ही फैंस है। अच्छा, ये बताइए कि उनमें से जब ऐसा कोई आता था तो घर से कोई कैसा रिस्पांस मिलता था? घर से डांट तो नहीं पड़ती थी फैंस की वजह से? शुरू में देखें, आप किसी भी चीज को, नई चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन अब इस स्टेज पे आ गए कि अब 20 साल हो गए इस फील्ड में रह के, और आप कभी कभार चाहते हो कि प्राइवेसी भी रहे। आप फैमिली के साथ जाते हो, बच्चों के साथ होते हैं, तो आपको प्राइवेसी भी चाहिए होती है किसी टाइम, लेकिन फैंस ये बात नहीं जानते, वो ये नहीं समझते, उनको पता लगता है कि ये मौका मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। तो और खासतौर पर जो आजकल मोबाइलों ने अजाब डाला हुआ है, उस वक्त मोबाइल नहीं थे, 95 मोबाइल नहीं थे, तो बहुत सुकून की जिंदगी थी। इंस्पायरेशन कोई क्रिकेट में जब आए कि जी इमरान खान का आपने नाम लिया, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, तो आप खुद किस खिलाड़ी को देख के होता था कि जी मैंने इस जैसा बनना है? कौन आइडियल था? देखें, एक वो जिस तरह कहा कि इमरान भाई को देख के क्रिकेट शुरू की, इमरान भाई की हर लिहाज से लीडरशिप, उनकी परफॉर्मेंसेस, टीम को लीड जिस तरह वो करते थे, मेरे ख्याल में वो एक एग्जाम्पल थी हमारे सामने। इसके अलावा जब मैं आया टीम में तो सारे ही स्टार्स थे, बड़े बड़े नाम थे। अब तो टीमों में ज्यादा मुश्किल से बड़े बड़े एजाज भाई वगैरह, सईद अनवर, वकार यूनुस, वसीम भाई वगैरह, बहुत बड़े बड़े नाम।
तो उनके साथ रह के अच्छा ये था कि मेरी सिर्फ मैं ये कहूँगा कि मेरी किस्मत इसलिए भी अच्छी थी कि ऐसे सीनियर थे जिन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, जो मुझे अपने साथ लेके चले। वरना तो यहाँ पे जिसका नाम बनता है कोशिश करता है दूसरा की साइड पकड़ ले। तो लेकिन उन्होंने उस वक्त बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे खास तौर पे, और हमारी टीम में उस वक्त मेरे लिए एक ख्वाब भी था इंसान, इसलिए कि मैं जब मैच चल रहे होते तो मैं देखता था, मैं वसीम भाई की बॉलिंग देखता था या सईद भाई की बैटिंग देखने बैठता था। तो उनके साथ जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। शायद मुश्किल भी तो था ना, इतने सारे सीनियर्स में इतने बड़े नामों में नाम बनाना, उस वक्त कैसा लगता था? प्रेशर नहीं फील होता था? नहीं, प्रेशर तो था, लेकिन एक कम एज थी तो मैं क्रिकेट को ज्यादा एंजॉय कर रहा था, और इतने ज्यादा स्टार्स थे कि हमें टेंशन नहीं होती थी परफॉर्मेंसेस की। वो अगर आप नहीं करते थे तो वहां से परफॉर्मेंस करके वो टीम जीत जाती थी। जब टीम हारती है तब जाके फिर अपनी अपनी फिक्र होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब टीम जीत रही होती है तो सारों की परफॉर्मेंसेस कवर कर जाती थी। वसीम भाई की कप्तानी में ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी कि वो क्रिकेट ग्राउंड की हद तक रखते थे, और जब ग्राउंड से बाहर जाते थे वो रिलैक्स करते थे, अपना एंजॉय आउटिंग करते थे, अच्छी जगह खाना या शॉपिंग, तो हम उनके साथ साथ होते थे, हम वो चीज़ बहुत एंजॉय करते थे। और क्रिकेटर की लाइफ होनी भी इसी तरह चाहिए कि क्रिकेट को, अब जितने भी गोरे हैं ऑस्ट्रेलियंस या इंग्लिश प्लेयर हो गए, वो क्रिकेट को सिर्फ ग्राउंड की हद तक रखते हैं, उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और वो क्या जज्बा था जिससे इतने ऊंचे छक्के मारते थे आप? कुछ लोगों ने कहा जी बल्ले में प्लेटें डाली हुई हैं, कुछ लोग कहते थे जी इसकी कलाइयां चेक कराओ, इसकी एज ज्यादा है, ये शो करता है कि बच्चा है। वो क्या मामले थे और उनसे कैसे निपटा? ये मेरे ख्याल में उस वक्त लग रही थी शॉटें, छक्के लग रहे थे, तो हर एक को लग रहा था किसी बैट के अंदर कुछ है। ऐसी खैर ऐसी मुझे कोई ऐसी बातें सुनने में नहीं आई, लेकिन मेरा एक नेचुरल गेम था। एक कम एज में जब एक चीज़ आपके जहन में फीड हो जाती है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल काम था। बहुत से लोगों ने कहा कि इसको आराम से खेलना चाहिए, आराम से खेलना चाहिए, लेकिन एक चीज़ का अगर आपको अल्लाह ताला ने टैलेंट नहीं दिया तो वो नहीं कर सकते। अब मैं जावेद मियांदाद की तरह सिंगल डबल नहीं कर सकता था, इसलिए कि मेरे अंदर थी नहीं वो चीज़। तो और ये हमारे कोचेस जो पाकिस्तान के रहे हैं, उनके प्रॉब्लम ही यही रही है कि उन्होंने नेशनल गेम खत्म करने की कोशिश की है कि शायद इस तरह क्यों खेलता है, इस तरह क्यों नहीं खेलता आराम से, या हमारी तरह क्यों नहीं खेलता। ये हो नहीं सकता, अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसके हिसाब से टैलेंट दिया हुआ होता है। किस टीम के खिलाफ खेल के ज्यादा अच्छा लगता था? मैंने जो क्रिकेट एंजॉय की है ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इन इंडिया, बहुत मजा आया। कोई ऐसा मैच जो आप समझते हो कि वो बस आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा मैच था? एक तो यही जिससे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली, वो तो एक स्पेशल इनिंग थी। इसके अलावा कानपुर के अंदर एक इनिंग थी इंडिया के खिलाफ 2005-06 में, वो बहुत बड़ी इनिंग थी। सहारा कप में बेंगलोर टेस्ट मैच की परफॉर्मेंसेस बहुत क्रूशियल टेस्ट मैच की, वो जबरदस्त इनिंग थी। बॉलिंग बहुत स्पेशल थी वहां पे, छोटी मोटी है। अच्छा ये बताएं कि आपको शहर कौन सा पसंद है, कहाँ रहना ज्यादा अच्छा लगता है? कराची के बाद जहां मेरा दिल चाहता है ना, पहले नंबर पे कराची बिल्कुल। कराची डिफरेंट है काफी शहरों से। कराची के बाद अगर कहीं दिल चाहता है रहने के लिए तो इस्लामाबाद। ये तो आपने बता दिया कि अगर आप क्रिकेटर ना होते तो आर्मी में होते। जी बिल्कुल। तो ये बताएं कि जैसे आपने क्रिकेट में रहते हुए मॉडलिंग भी की मुख्तलिफ टीवी एड्स के लिए, तो कभी फिल्मों में ड्रामों में इस चीज की ऑफर नहीं? शौक ही नहीं, ऑफर हुई, शौक नहीं कभी। तो मॉडलिंग को कितना एंजॉय किया? मॉडलिंग की हद तक ठीक था, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया, लेकिन कभी कभार बहुत ज्यादा वो भी हो जाता है कि पूरे दिन शूटिंग, एक शूट नहीं हो रहा, 30 सेकंड का शूट पूरे दिन में शूट हो रहा है, तो वो उससे थोड़ी सी आप जल्दी करने वाले हैं, जल्दी करें। और आप जो क्रीज पे भी आते हैं तो कहते हैं बस जी बैठे खत्म। बस आप लोग बिजी होते हैं, आप लोग ज्यादा टाइम जाया करते नहीं हूं मैं। टेस्ट मैच कैसा लगता था खेल? टेस्ट क्रिकेट, हकीकत में क्रिकेट है ही टेस्ट क्रिकेट। मैं तकरीबन कोई 50 या 60 वनडे खेल गया था, उसके बाद जाके मुझे पहले टेस्ट मैच मिला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जब मैंने 5 आउट किए थे। होता ये था कि अगर मेरी टेस्ट में वनडे में परफॉर्मेंस नहीं होती थी तो मुझे टेस्ट में भी ड्रॉप कर देते थे, टेस्ट में होती तो वनडे में ड्रॉप कर देते थे। ये सिस्टम शुरू से पाकिस्तान का चलता हुआ है। टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो वनडे से बहुत जबरदस्त रही है। जो मैंने आपको बताया कि टेस्ट में परफॉर्मेंस मेरी अच्छी है तो मुझे टेस्ट में भी बिठा दिया वनडेज की वजह से, तो मैंने कहा यार इससे बेहतर है कि मैं अपने वनडेज पे ही फोकस करूं। टेस्ट क्रिकेट आखिर में जाके बहुत ज्यादा बोर भी हो रहा था, 5 दिन कौन क्रिकेट खेले। लोग आप वैसे टेस्ट मैच देखा करते थे 5 दिन बैठ के? 5 दिन, उस टाइम भी बहुत ना, सब मोबाइल नहीं थे। कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो और दिल चाहता हो कि ये भी पूरी हो जाए? मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने वो सारी ख्वाहिशात पूरी कर ली कि जो दिलो दिमाग में आई भी नहीं थी, तो मैं बाकी तो इंसान की ख्वाहिशात कहाँ पूरी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं, जो अल्लाह ताला ने इज्जत प्यार मोहब्बत मुझे दिया है
मैं उसका सारी जिंदगी शुक्र अदा नहीं कर सकता। किस तरह के लोगों से मिलना पसंद करते हैं? मुझे वो लोग पसंद है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो दिल की बात सामने मुंह पे कह दें, बनिस्बत ये कि आपको पीठ पीछे बात करें। वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं, झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे वो लोग भी पसंद नहीं है जो अपने मकसद के लिए दूसरों को इस्तेमाल करके अपनी कामयाबी हासिल करना चाहते हो। दोस्त बनाते हैं या कम दोस्त रखते हैं? देखिए, हाथ मिलाने वाले बहुत हैं, लेकिन उनको आप दोस्त नहीं कह सकते। इतना ज्यादा ऑब्वियसली आपका इतनी दोस्ती यारी जब हो जाती है तो आप फिर जिनके साथ दिलो दिमाग लगते हैं वो फिर बहुत ही कम लोग रह जाते हैं। वो लोग होते हैं जो आपसे मुखलिस हों। असल चीज है इंसान से मुखलिस होना, वो आजकल के दौर में बहुत कम है। सब मतलब की दुनिया आपको भी पता है, तो इंसान वही दिल को बातें जो मुखलिस हो आपके साथ। गुस्सा कब आता है? गुस्सा कब आता है? अगर आप इंटरव्यू लंबा कर देंगी। नहीं गुस्सा कोशिश करता हूँ कम कर, पठाना वाली कैफियत। गुस्सा वो कोशिश करते हैं कम हो, लेकिन ये कि मुनाफिकत पसंद नहीं है, झूठे लोग पसंद नहीं है। और जब क्रिकेट के दौरान, गेम के दौरान गुस्सा आता था तो कैसे कंट्रोल करते थे? अक्सर आपके छक्का मारने की कोशिश करते, कोई आउट करके गुस्सा ठंडा करना। अच्छा, ये बताएं कि फिल्में देखते हैं, मूवीज? पहले बहुत, किसी दौर में बहुत ज्यादा देखता था। कौन रहा फेवरेट? कोई फिल्म फेवरेट? दिलीप कुमार साहब, नदीम साहब। इतने पुराने तो नहीं आप, लेकिन वो फिल्में पुरानी थी। अच्छा, वो पुरानी देख सकते थे ना। दिलीप कुमार साहब हो गए, नदीम साहब हो गए, इनकी मूवीज बहुत देखी। जब आपके पीटीवी पे चला करती थी, हम इंतजार करते थे कब फिल्म आएगी। बिल्कुल। तो मौसीकी से कितनी दिलचस्पी है? गाने सुनते हैं? किशोर को एक वक्त में बहुत सुना है, किशोर को। बिल्कुल। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद? खाने में कोई भी चीज मिल जाए, कोई भी चीज शौक से खाता हूँ, लेकिन अच्छी बनी हो। चाहे वो पालक हो, चाहे वो करेले हो, अच्छे बने हुए हो। और जो सबसे ज्यादा नापसंद हो वो कौन सी चीज? खाने के मामले में नहीं, खाने के मामले में हर चीज पसंद है मुझे। अच्छा, ये बताएं कि आप अपनी फैमिली पर, माशाल्लाह आपकी 4 बेटियां हैं, तो आप अपनी बेटियों के बारे में क्या सोचते हैं कि उनको किस प्रोफेशन की तरफ लेके जाएंगे? क्योंकि इस वक्त जो है वो बेटियों के लिए भी इतनी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है जितनी लड़कों के लिए। तो पठानों के कल्चर में ज़रा देखा गया था कि लड़कियों को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता और आगे लेके जाया जाता। देखिए, बच्चों के लिए तो मैं एक बात बहुत ज़्यादा समझ आती है जो मुझे, वो ये है कि बच्चों को तो सबसे पहले जो बेसिक एजुकेशन है ना, वो ये है कि बच्चों को पहले ये उनके दिलो दिमाग में बिठा दें कि हमें अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा किस चीज़ के लिए है, क्या काम करने हैं हमने। अगर आपने उन बच्चों की वो फाउंडेशन स्ट्रांग कर दी, वो बेस स्ट्रांग कर दी, फिर बच्चे आगे जाके, ठीक है इंसान फरिश्ता नहीं है, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन एटलीस्ट आखिर में वो बच्चा ट्रैक पे आ ही जाता है। तो बच्चों को सबसे पहले हमने जो एजुकेशन देनी है वो ये देनी कि हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा किस चीज़ के लिए है। बाकी वो क्या करते हैं, पढ़ाई मैट्रिक तक आप कोई डिसीजन ले भी नहीं सकते। जब मैट्रिक वगैरह हो जाए फिर उनको पता चल रहा होता है कि किस तरफ हमने जाना है। तो मेरी पूरी सपोर्ट है मेरे बच्चों को। जहां तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, मेरी तरफ से पूरी परमिशन होती है, जितने भी इंडोर गेम्स हैं वो खेल सकते हैं। सख्त तबीयत के वालिद हैं या बच्चों के साथ फ्रैंकनेस है? नहीं, जहां वो कहते हैं ना कि प्यार का निवाला देना चाहिए लेकिन शेर की नजर रखनी चाहिए, वो जरूरी है। अपने वालिदैन में से आप किसके ज्यादा करीब थे, वालिद के, वालिदा के? मैं दोनों के साथ ही बहुत ज्यादा था। वालिदा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मेरी एज थोड़ी कम थी, वालिद साहब के साथ टाइम ज्यादा गुजरा। शादी क्यों इतनी जल्दी कर ली? मशहूर लोग तो उससे शादी लेट करते हैं। शादी थोड़ी सी लाइफ, मैं समझता हूँ कि डिसिप्लिन करने के लिए शादी जबरदस्त इलाज है। वालिदैन का फैसला था या आपका अपना? वालिदैन नहीं, मैंने उनसे कहा कि मेरी शादी करवा दें। अच्छा। बाकी उन्होंने अपनी मर्जी से। कोई ऐसा स्कैंडल जिसकी वजह से आपको लगा हो कि ठीक है अच्छा हुआ ये था, या स्कैंडल से डिस्टर्ब होते हैं? नहीं, स्कैंडल्स अच्छे कहाँ लगते हैं। अच्छा। तो बिल्कुल ही अच्छे हैं। मशहूर होने के लिए लोग पसंद करते हैं। वो वाली मशहूरियत नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? जैसे पेज बने होते हैं, आपका भी बना हुआ है, मशहूर लोगों के, उन पे ऐसी ऐसी न्यूज दी जा रही होती हैं जिसमें चीजें जो होती नहीं है वो दिखाई जा रही होती हैं। सोशल मीडिया का एक ये है कि मैं अब हर चैनल पे जाके बैठ के इंटरव्यू नहीं देता। आप ट्वीट कर देते हो, ट्विटर यूज करते हैं, आप जो भी न्यूज है आप उस पर लिख देते हो, जिस मीडिया ने जो उठाना होता है उठा लेते हैं। फेसबुक ये ज्यादातर मैं यूज करता हूँ, मेरे चैरिटी काम के फाउंडेशन के हवाले से जो काम होते हैं उनकी न्यूज देता हूँ कि हमारी फाउंडेशन ये काम कर रही है, तो इस लिहाज से जरूरी है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा हमारा ट्रेंड, हमारे जो नए बच्चे हैं वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने की कोशिशें करते हैं। एक लिहाज से ठीक भी है, लेकिन अगर आप एक चीज को अगर सही डायरेक्शन में यूज करें तो ठीक है, अगर आप उसको दिन रात बैठे रहेंगे तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। तो पढ़ाई जहाँ पे आपने छोड़ी थी वो कौन सी क्लास थी, आगे कंटिन्यू नहीं? इंटर के बाद छोड़ दिया था, इस्लामिया साइंस कॉलेज से पढ़ा था, इंटर किया था, उसके बाद मैं समझता हूँ कि क्रिकेट ही एजुकेशन थी मेरी। आजकल आप क्या कर रहे हैं? यहाँ से तो आपने कौमी क्रिकेट टीम से तो रिटायरमेंट ले ली। फिलहाल तो मैं
क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट वगैरह अभी सीजन खत्म हुआ है, आगे क्रिकेट आ रही है, बांग्लादेश लीग वगैरह आ रही है, वो खेलनी है। और वो भी मैं इसीलिए कि खेल रहा हूँ कि मेरे चाहने वाले जो हैं वो ये चाहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता रहूँ, और मेरे वालिद साहब की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब तक क्रिकेट खेल सकते हो खेलो, तो वो खेल रहा हूँ। और बाकी मेरे लिए जो मेन फोकस है इस वक्त वो मेरी फाउंडेशन है। रिटायरमेंट क्यों ले ली? रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, नहीं माशाल्लाह यंग आप अभी आओ, क्रिकेट खेल सकते थे। नहीं, क्रिकेट खेल सकता था, लेकिन आप ये भी सोचते हो कि नई लौट आ रही है, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको भी चांस देना चाहिए। अच्छा, अब नई लौट पर अगर हम बात करें तो बहुत बड़े नाम क्यों नहीं आ रहे? जैसे जिस वक्त आप खेल रहे थे, जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस, जवेद मियांदाद, सलीम मलिक, मोइन खान, जमामुल लक, सईद अनवर, इतने बड़े बड़े नाम थे। अब इस तरह का क्यों फुकदान? आप किसी भी टीम को उठा लें वर्ल्ड की, वो जो प्लेयर जो आप नाम ले रही हैं, यही प्लेयर उन टीमों में भी वो स्टार्स होते थे, वही वक्त था। अब वो स्टार्स नहीं है, अब आप मुश्किल से 2 या 3 नजर आ जाएंगे आपको टीम के अंदर, वो चीज़ नहीं है। देखें, स्टार्स जो है ना वो आपको एक तो ये है कि आप परफॉर्मेंस से बनते हो, इसमें मीडिया का और खासतौर पे पीसीबी का अहम रोल होना चाहिए कि एक लड़के के अंदर अगर है वो बन सकता है, एक स्टार बन सकता है, मुल्क का नाम रोशन कर सकता है, उसको किस तरीके से उसको एजुकेट किया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में पीसीबी का अहम रोल हो सकता है इसमें। मुल्की सियासत में आने का कोई इरादा है? मुल्की सियासत जिस तरफ चल रही है, मेरे ख्याल में दूरी रह जाए तो बेहतर। फ्यूचर प्लान्स में है? नहीं, प्लान तो मेरा अभी भी था कि कोई ना कोई आऊं, सियासत की तरफ आऊं, लेकिन अच्छी बात है कि आप ऐसे मशवरे, बड़े डिसीजन होते हैं, आप अपने दोस्तों से या बुजुर्गों से मशवरा कर लेते हैं। लेकिन मैं एक बात बार बार ये सवाल से रिपीट करता हूं कि एक सियासतदान का काम क्या है? आवाम की खिदमत, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतें पूरे करना, और मैं वो फाउंडेशन के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल कर रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी फाउंडेशन की तरफ। ये ख्याल कैसे आया कि आप इस तरह की फाउंडेशन बनाएं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें? इसके पीछे क्या जज्बा था, क्या मोटिवेशन? मैं जी तकरीबन 8-9 साल से 10 साल से एक इस्लामिक रिलीफ, एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ काम करता रहा हूँ। अमेरिका बेस्ड है, बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब फ्लड्स वगैरह आए थे और फिर जब जलजला आया था तो वहाँ पे हमने काफ़ी काम किया था। उनके साथ काम करते करते एक जज्बा पैदा हो गया था कि यार इससे ज़बरदस्त, इसलिए कि वो काम करके आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग अंदर आती थी कि यार किसी की मदद कर देना ये बहुत बड़ी बात है। और जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ उसके बाद फिर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, और सबसे पहले प्रोजेक्ट हॉस्पिटल, फाउंडेशन हमारी बाद में बनी थी, हॉस्पिटल का काम मैंने पहले शुरू कर दिया था। कोहाट में, कोहाट के अंदर एक जगह है तांगी बांडा, वहां पे शुरू किया एक प्रोजेक्ट। पानी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो 13 साइड पे, थर साइड पे। अब जो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो कुछ दिनों में शुरू होगा वो 100 बेड हॉस्पिटल थर के अंदर इंशाल्लाह। ठीक, तो ये आपको कैसे, आप खुद अपनी जेब से सारा पैसा लगा रहे हैं, कुछ लोग मुखिया नजरात हैं जो मदद कर रहे हैं, किस तरह आप उसकी फंडिंग? शुरू में हॉस्पिटल का ये था कि 1-2 दोस्तों के साथ मिलकर, बाकी जमीन मेरी अपनी थी, वहां पे वालिद साहब के नाम पे ऑलरेडी थी, तो वहां पे हॉस्पिटल बनाया। शुरू में काफी स्ट्रगल किया, ऑब्वियसली आप काम करते हो तो आप अपना इन्वेस्ट करते हो बिल्कुल। फिर अच्छे दोस्त यार वगैरह मिले जो कहते हैं कि आप एक कदम उठाते हैं नेकी की तरफ तो आपको रास्ते में ऐसे दोस्त यार मिल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन को मेरे दोस्तों ने काफी सपोर्ट किया मेरे साथ। तो अभी जो आप थर में हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं उसके लिए आप क्या समझते हैं कि जो आम लोग हैं, जो पब्लिक है, जो आपसे प्यार करती है, वो किस तरह से इसमें आपके साथ चल सकते? आपने अगर वेबसाइट पे जाएंगे शाहिद अफरीदी फाउंडेशन.org पे तो वो सर्च कर सकते हैं सारा कुछ। और बाकी एंग्रो ग्रुप के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। बस अपनी दुआओं में याद रखें और जहां तक हो सके सपोर्ट करें। क्रिकेट के फरोग के लिए आप क्या समझते हैं कि मजीद कौन से इकदाम उठाने चाहिए, करने सबसे चाहिए? पहले आपकी क्रिकेट अकेडमीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपके जो बड़े शहर हैं, आपके लाहौर और कराची, वहां पे एक शुक्र है कराची में क्रिकेट अकेडमी पीसीबी की तरफ से हो गई, तो क्रिकेट अकेडमीज का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह, हर छोटे शहर में, बड़े शहर में छोटी छोटी अकेडमीज हों, लेकिन बच्चों के लिए वहां पे पूरी फैसिलिटीज हों। आपका अपना इरादा है कोई अकेडमी बनाने का? मेरा बिल्कुल प्लान था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई सपोर्ट नहीं मिली, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से। तो आई थिंक इंशाल्लाह प्लान है कराची में, लेट्स सी, कराची में एकेडमी बनाने का। तो आप क्या समझते हैं कि और कौन से, अगर निचली सतह से हम प्लेयर्स आगे लाना चाहते हैं तो उसके लिए जो बच्चे शौक रखते हैं उनको किस तरह से उस तरफ, क्रिकेट की तरफ लाया जा सकता है? क्योंकि जैसे अब हर बच्चा तो शायद अफरीदी नहीं बन सकता। देखिए, स्कूल क्रिकेट हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्कूल क्रिकेट होनी चाहिए। बहुत सारे, अब तो आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, बिल्डिंग बनी हुई होगी, स्कूल बना देते हैं, ना उनका क्रिकेट ग्राउंड होता है ना कुछ। अब
अब जब स्कूल में क्रिकेट नहीं हो रही होगी तो वो बच्चा अपना टैलेंट कहाँ दिखाएगा? हम स्कूल से निकले हैं, अब स्कूल में जाके जरूरी नहीं कि कोई बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ही बन जाए। अल्लाह ने उसके अंदर वो टैलेंट नहीं रखा हो, किसी के अंदर टैलेंट होगा क्रिकेट का, लेकिन अगर क्रिकेट वहां नहीं होगी तो वो तो ज़ाया हो जाएगा बच्चा। तो क्रिकेट, स्कूल की क्रिकेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कराची का जब हम जिक्र करते हैं तो कंजस्टेड नहीं है बहुत ज्यादा? कराची में तो ग्राउंड्स अब रहे ही नहीं, हर जगह प्लाजे खड़े हो गए हैं क्रिकेट अकेडमीज, लेकिन उस लेवल पे नहीं चल रही जिस लेवल पे उसको चलना चाहिए। और जगह नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जगह नहीं, गवर्नमेंट के पास जगह हैं, बहुत सारी जगह हैं, डिपेंड करता है वो किस लिए यूज करना चाह रहे हैं। क्या वो शादी हॉल बनाना चाह रहे हैं वहां पे, या क्रिकेट ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं? अभी भी आप कराची में ही रहते हैं? मैं जी कराची रहता हूँ। अच्छा, शायद ये बताएं कि आपने जिंदगी में माशाल्लाह बहुत छोटी उम्र से शोहरत, इज्जत, दौलत, सब चीजें आपको मिली, कभी जिंदगी से कोई गिला भी रहा, कोई मायूसी का लम्हा आया हो जिंदगी में कभी? नहीं, बस कभी कभार जो मायूसी होती है मुझे, वो सिर्फ मुल्क के हवाले से बहुत ज्यादा हो रही है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, हमें कहाँ होना चाहिए था आज। तो ये मुल्क के मसले मसाइल, सियासत जो नजर आ रही होती है, टीवी पे प्रोग्राम जिस तरह टॉक शोज वगैरह होते हैं, ये सुन के बहुत अफसोस होता है कि हम लोग, दुनिया किस तरफ जा रही है और हम आज किस तरफ खड़े हैं। हम 70 साल की आज़ादी, झंडा चश्ना आज़ादी बना लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि हम जा किस तरफ रहे हैं, हम अपने बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा। जो लोगों ने सियासत को कारोबार बना लिया ना, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ये हमारी आने वाली नस्लों को खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो आगे आपका खुद का क्या प्लान है? आप इस तरह काउंटी क्रिकेट खेलेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, आगे क्या करना चाहते हैं? मेरी फाउंडेशन सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है, और उसके अलावा छोटी मोटी चीजें मेरे लिए नया दिन होता है। मैं बहुत ज्यादा आगे के प्लान नहीं बनाता। प्लान बहुत सा दफा ऐसा हुआ है कि प्लान बनाया है मैंने, लेकिन अल्लाह ताला मुझे किसी और तरफ ले जाता है, तो बहुत आगे के प्लान नहीं बनाता। हर दिन मेरे लिए खूबसूरत और अल्लाह का नया दिन है, तो उसको मैं एंजॉय करता हूं। का कॉल है ना कि अपने टूटते हुए इरादों से खुदा की ज़ात को पहचाना। तो शायद आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आपने फाउंडेशन वाला काम भी शुरू किया, क्रिकेट भी किया, तो जैसे आप खुद कह रहे हैं कि हर आने वाला दिन एक सोच बदल देता है, तो आप अपने देखने वालों को क्या पैगाम देंगे जो बच्चे क्रिकेट की तरफ आना चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दें, क्योंकि बच्चे आइडलाइज करते हैं ना, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? क्रिकेट खेले बच्चे, शौक खेले, बिल्कुल। क्रिकेट एकेडमीज अगर हैं वहाँ पे या स्कूल में क्रिकेट होती है, बिल्कुल पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। और पेरेंट्स से खास तौर पे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि बच्चे का जो शौक होता है वो एक टैलेंट होता है, वो अल्लाह की तरफ से खास होता है, तो उसके शौक को लाजमी उसको सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी जो पेरेंट्स वाले हैं, अल्लाह ताला उनके पेरेंट्स को सही सलामत रखे, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, बहुत इज्जत एहतराम करें। अल्लाह आपको इस दुनिया में भी कामयाबी देगा, आखिरत में देगा। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं अगर आपके वालिदैन जिद्द हैं। शायद जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात आते हैं, कोई दुख से रिलेटेड होते हैं, कोई खुशी से रिलेटेड होते हैं, जो जिंदगी बदल देते हैं। तो जिंदगी में कोई ऐसा वाकया जिसने आपकी जिंदगी में काफी असर डाला? पेरेंट्स के हवाले से मैं लाजमी कहूँगा कि इसलिए मैंने मैसेज आपके व्यूअर्स को दिया भी, इसलिए पेरेंट्स के हवाले से, इसलिए कि इससे खूबसूरत तोहफा अल्लाह की तरफ से कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मेरी जब वालिदा का इंतकाल हुआ था तो ऐसा लगा था कि जैसे जिंदगी के जो है ना वो सब खत्म हो गई, यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो गया। फिर वालिद साहब के इंतकाल के बाद बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ी, इसलिए कि जब वालिद होते हैं तो हर चीज़ को हैंडल करते हैं, लेकिन जब चले जाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ के चले जाते हैं। तो आई थिंक वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। फिर हर स्टेज होती है, जैसे आपकी पहले शादी होती है, शादी के बाद फिर एक बच्चे होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। और बेटियों को मैं हमेशा बहुत ज्यादा इसलिए कहता हूं कि बेटियां जो है ना, वो मैंने अपनी बेटियों को के साथ अपनी किस्मत को बदलते हुए देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटियां जो है वो अल्लाह की तरफ से एक ऐसा तोहफा है जो आपकी जिंदगी को बहुत चेंज कर देता है। अल्लाह ताला की रहमत है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि वालिदैन जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं ज़िंदगी में, और जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में माँ बहुत जल्दी चलेगी, शायद आपकी बहुत छोटी एज थी जब ये सारी चीज़ें आपने देखी, तो आप कब समझते हैं कि आपके अंदर मैच्योरिटी का जो लेवल था वो कब आया आपकी ज़िंदगी, जो आपने समझा कि नहीं अब मुझे जिम्मेदारियाँ उठानी है, अब मुझ में वो जो बचपना है या जो एक शौक है, जो शौक का लेवल है, उसको? देखिए, इंसान सारी जिंदगी सीखते ही रहता है, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे वक्त के साथ कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, लाइफ में आते हैं, जो आपसे बात करते हैं, जो मुखलिस होते हैं, जो आपको आपके साथ ये सर करके नहीं चलते, जो अगर शायद अफरीदी गलती करते हैं तो बता देंगे तुमने गलत काम किया है। तो इसलिए मुझे ऐसे दोस्त पसंद हैं। और वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखते हो, वक्त से बहुत कुछ सीखते हो। वालिद साहब के इंतकाल के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी पड़ी जिसको आप एक चैलेंज के तौर पे लिया मैंने उसको, और चलता रहा। अल्लाह काफ़ी, आप जब आपका ईमान यकीन अल्लाह पे हो तो काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में ईजी हो जाती हैं।
मजहब की तरफ कब रुझान हुआ? तबलीग भी करते रहे आप, करते भी हैं। मेरी बातों से लग रहा है आपको कि मतलब कि एक आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आया, जिससे लोगों को ये, वो जब मौलाना तारिक जमील के साथ भी आपको देखते रहे तस्वीरों में भी, उस तरह, तो वो किस तरह से चेंज आया और उसका आप अपने ऊपर क्या इम्पैक्ट फील करते हैं? देखिए, मौलाना साहब के साथ देखिए, बड़ों बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए। अब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज में, तो मैं उसी बंदे के पास जाऊंगा, मैं कोई डॉक्टर के या इंजीनियर के पास नहीं जाऊंगा। लाइफ में ऐसे आपको बुजुर्ग मिलते हैं, मौलाना साहब की जब बात की तारिक जमील साहब से, उनके साथ बैठ के आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइफ आपको दुनिया में आने का मतलब, हमारी जिस तरह हम स्टार्स की, सेलिब्रिटीज की जो लाइफ है, हम नाउजुबिल्लाह अगर हम उस लाइफ पे चलें तो हमें तो खुदा याद ही ना रहे। तो हमें दीन से जुड़ना है। हमें पता होना चाहिए कि शाहिद अफरीदी ने कल मरना भी है, तो शाहिद अफरीदी अगर मर रहा है तो क्या लेके जा रहा है अपने साथ? ये सब कुछ तो इधर ही रह जाना है। तो इस चीज को रोज सोचना है, रोज अपने आप से बात करनी है, ताकि मैं एटलीस्ट जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया हूं, वो मकसद को तो मैं सामने रखूं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी कुछ लोग दीन को इजी कर देते हैं, कुछ बहुत मुश्किल कर देते हैं। मेरे ख्याल में दीन बहुत इजी है, तरीके से चलें, जो जो अहकामात हैं उसको पूरा करके चलें। असल जो दीन है साथ में, वो दूसरों का ख्याल रखना है। आपसे जो नीचे लेवल वाला आदमी हो, जो जरूरतमंद है, उसकी जरूरतों को पूरा करने में अगर आपने हिस्सा डाल दिया, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। शायद आप अपने देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें, अपने फैंस को जो आपसे टूट के मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मैं सबसे पहले उन सारों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे सारी जिंदगी इतना ज्यादा सपोर्ट, और उन्हीं की वजह से क्रिकेट खेली है मैंने, उनके सपोर्ट की वजह से, वरना जिस तरह की लड़ाइयाँ मेरी बोर्ड से रही हैं तो वह, और थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट का। और इसी तरह सपोर्ट मैंने सेकंड इनिंग शुरू की है फाउंडेशन के हवाले से, उसमें आप लोग मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। शायद बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अरसे के बाद, क्योंकि आप टीवी पे इस इंटरव्यूज के हवाले से कम ही नजर आते हैं, तो हम बहुत मशकूर हैं आपके कि आपने अपने कीमती वक्त में से अभी भी आप, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज ऐसी थी कि टाइम निकालना मुश्किल था। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। जी नाज़रीन, आज की हमारी मेहमान शख्सियत थे शाहिद खान आफरीदी। शाहिद खान आफरीदी क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, जिसने बहुत छोटी उम्र में बहुत शोहरत, दौलत, इज्जत, सब चीज़ें देखी। और जैसे खुद शाहिद ने कहा कि इंसान को ये भी याद रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें अल्लाह की दी हुई हैं। हमें जो अल्लाह ताला देता है उस पर कर्ज होता है हमारे पे कि हमने उसको लौटाना है। किस तरह से लौटाना है? अपने कौम के, अपने अवाम के लोगों की खिदमत करके, उनकी भलाई के लिए, उनकी फलाह के लिए काम करके। जब भी हमें अल्लाह ताला इतना नवाज दे कि जो हमारी जरूरत से ज्यादा हो, तो वो हमारा नहीं है, हमें उसके लिए बांटना है। और शायद हम खुशकिस्मत लोगों में से जिन्होंने ख्वाब देखे और वो ख्वाब पूरे हुए। और जब अल्लाह ताला आपको उस पोजीशन पे ले आता है, जब आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। और इंसानियत की सबसे बड़ी मेराज ही यही है कि जब आप दूसरों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, इसी का नाम कुर्बानी है, इसी का नाम इसार है। और दो इशार पे मैं प्रोग्राम इख्तिताम करूंगी जो कुछ इस तरह से है कि जज्बा दिल अगर मैं चाहूँ, ये शायद आपके लिए प्लीज। जज्बा दिल अगर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, जज्बा दिल अगर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक। अफशा मलिक को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह वारिस।